हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ब्रेनियक आईएएस। जैसा हमारी चल रही थी ज्योग्राफी सीरीज, ज्योग्राफी में हम देख रहे थे ओशियनोग्राफी, और ओशियनोग्राफी का आज का हमारा टॉपिक है कोरल रीफ्स। तो देखते हैं कोरल रीफ्स क्या है। तो आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपने कोरल रीफ्स को देखा होगा कि जो सुंदर सी कॉलोनीज इन द ओशंस सपोर्टिंग ह्यूज मराइन लाइफ। अगर कभी आपको सी डाइविंग का मौका मिले तो यू कैन विटनेस दीज कोरल रीफ्स। आज देखते हैं कोरल रीफ्स को। कोरल रीफ्स क्या है? ये बेसिकली दीज आर मेगा बिल्डर्स। मेगा बिल्डर्स हैं जो कॉलोनीज बनाती हैं एक्सटेंडिंग टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन द सी। तो देखते हैं ये कोरल रीफ्स, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये सुंदर सी डिफरेंट कलर की जो कॉलोनीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको काफ़ी फ़िश मिलेंगी क्योंकि दिस प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फिशेस। तो दिस कोरल रीफ्स सपोर्ट्स मराइन लाइफ, जिसकी वजह से कोरल रीफ्स को अमेजन ऑफ ओशंस भी बोलते हैं। इट इज़ कोरल ब्लीचिंग। जब कोरल ब्लीचिंग होती है देन दिस कोरल रीफ्स टर्न वाइट। तो ये कोरल रीफ्स क्या है? दे आर द मासेस ऑफ लाइमस्टोन एंड डोलामाइट। ये कोरल रीफ्स हैं जो कि लाइमस्टोन और डोलामाइट से बनती हैं, एक्युमुलेटेड बाय लाइम सीक्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज कोरल पॉलिप्स। ये जो कोरल रीफ्स हैं दे आर बेसिकली ट्रांसल्यूसेंट। इनका कोई कलर नहीं होता। बट आप बोलेंगे सर हमने तो पिक्चर्स में देखी हैं कि वो सुंदर सी रंग बिरंगी रहती हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट कलर्स। तो ये होता है क्योंकि इन दिस कोरल रीफ देयर इज एन एल्गे। एल्गे होती है कोरल्स में विच इज़ लिविंग इन सिम्बायोटिक रिलेशन विद दिस रीफ। सिम्बायोटिक रिलेशंस वो रिलेशंस होते हैं जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं एंड सपोर्टिंग ईच अदर और हेल्पिंग अदर फॉर देयर सर्वाइवल। तो इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो कोरल रीफ है उसके अंदर एल्गे रहता है जिसका नाम है ज़ूज़ेंथले। ज़ूज़ेंथले इज अ एल्गे लिविंग इन कोरल रीफ। इस ज़ूज़ेंथले की वजह से इस कोरल रीफ में कलर्स आते हैं। दिस ज़ूज़ेंथले प्रोवाइड कलर्स टू द कोरल रीफ्स। और कभी कभी क्या कंडीशंस होती हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और सी लेवल राइज, इंक्रीज सैलिनिटी और टेम्परेचर इंक्रीज। तो दिस causes the change in conditions which are favorable for the survival of the coral reefs, जिसकी वजह से these coral reefs turning white. This condition is known as coral bleaching. Coral bleaching, it is the condition when these coral become stressed due to pollution or some other factors. They eject their algae. जो उनकी जो algae रहती है जो इसके साथ symbiotic relations में रहती है ज़ूज़ेंथले, उसको वो बाहर फेंक देते हैं और इजेक्ट कर देते हैं, रिजल्टिंग इन द रिवीलिंग ऑफ स्केलेटन। जो कोरल का स्केलेटन है जैसा वाइट स्केलेटन, यस हमने देखा कि दीज आर ऑल कैल्शियम डिपॉजिट और लाइमस्टोन डिपॉजिट्स हैं दीज। और जब ये कोरल रीफ्स क्या होता है कि हज़ारों सालों तक ये डिपोजिशन चलता रहता है, लेयर बाय लेयर ये कैल्शियम डिपॉजिट करती रहती हैं फॉर थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ ईयर। तो दे फॉर्म द ह्यूज कॉलोनीज लाइक दिस। और जब ये ब्लीच हो जाती हैं दे टर्न कम्प्लीटली वाइट बिकॉज ऑफ द डेथ और इजेक्शन ऑफ द एल्गे ज़ूज़ेंथले लिविंग इन अ सिम्बायोटिक रिलेशन। तो देखते हैं नोट्स में, these coral reefs are developed due to symbiotic relationship between coral polyp and algae
जूजेंथले, जो एल्गे है जूजेंथले एंड जो कोरल पॉलिप है, ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसकी वजह से कलर आता है कोरल रीफ में। कोरल रीफ प्रोवाइड हैबिटेट टू नियरली 31 फाइला ऑफ एनिमल्स लीडिंग टू रिच बायोडाइवर्सिटी। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि दो these coral reefs are in less than 1% of the ocean, जो टोटल ओशियन है उसका 1% से भी कम भाग पे ये कोरल रीफ्स होती हैं, बट दे सपोर्ट्स नियरली 25% of all marine life. And there was a estimation that these coral reefs provide habitat to 2 million species. 2 मिलियन स्पीसीज को ये कोरल रीफ्स हैबिटेट प्रोवाइड किए हैं। ये एक एस्टिमेट है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कोरल रीफ्स को फेवरेबल है, क्योंकि आपको पता है कि कोरल रीफ्स सिर्फ 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे मिलती हैं। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस इन दिस रीजन। पहला फेवरेबल कंडीशन है वार्म वाटर। ये कोरल रीफ्स जो होती हैं वो कोल्ड वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, उनको थोड़ा वार्म वाटर चाहिए रहता है, और कोरल रीफ्स बहुत ज़्यादा गर्म पानी में भी सर्वाइव नहीं कर पाती। तो these coral reefs need warm water, typically between 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के बीच का पानी जो होता है, इट इज़ फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स। एंड लैटिट्यूड दे आर फाउंड फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, इसके बीच में मिलती हैं। एंड कोरल रीफ्स के लिए जो क्लियर एंड न्यूट्रिएंट रिच वाटर चाहिए होता है, जो पानी है वो क्लियर होना चाहिए। गंदे पानी में कोरल रीफ सर्वाइव नहीं कर पाती। एंड द फोर्थ कंडीशन इज मॉडरेट टू हाई सैलिनिटी। कोरल रीफ्स डू नॉट सर्वाइव इन लो सैलाइन वाटर, इनको थोड़ी सी सैलिनिटी चाहिए होती है। सो दे सर्वाइव इन मॉडरेट टू हाई सैलिनिटी अराउंड 32 to 37 पार्ट्स पर थाउजेंड्स। एंड रिलेटिवली स्टेबल ओशन पीएच लेवल, जो ओशन का पीएच लेवल है वो भी स्टेबल होना चाहिए, ना तो पानी ज़्यादा एसिडिक हो ना ही ज़्यादा बेसिक हो। एडिक्वेट सनलाइट, क्योंकि ये कोरल रीफ्स आपको डीपर लेयर्स में नहीं मिलती हैं, जो कोरल रीफ्स हमें मिलती हैं जो इट इज़ फाउंड इन द शैलो ओशियंस। सो देयर शुड बी एडिक्वेट सनलाइट पेनिट्रेशन इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। Most of these coral reefs prepare their food through photosynthesis, and also some coral reefs catch the microorganisms in water. And the sedimentation और dust और मिट्टी जो पानी में होनी चाहिए, the low level of sedimentation and pollution, पानी गंदा नहीं होना चाहिए। And minimal human disturbances, human disturbance should be minimal. लेकिन आजकल आपको पता है कि जैसे जैसे सी टूरिज़म प्रमोट हो रहा है तो ह्यूमन डिस्टर्बेंस हैज़ इंक्रीज्ड। पता है कि ह्यूमन डिस्टर्बेंस तो हर जगह ही मतलब इंक्रीज़ हो गया, फॉरेस्ट से लेके मराइन लाइफ तक। एज वी ऑल नो इज डिस्ट्रक्टिंग दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। तो हमको कम से कम ह्यूमन डिस्टर्बेंस करना चाहिए, अपने अर्थ को बचाना चाहिए। चलो दोस्तों, थोड़ी मतलब इस टॉपिक से हट के बात करते हैं। अगर मानो जो बात ठीक है तो कि नहीं देते हैं नारा कि सेव नेचर सेव नेचर सेव नेचर, बट डू यू रियलाइज दैट डज वी हैव टू सेव नेचर? द क्राई शुड बी सेव ह्यूमन बाय सेविंग नेचर। अगर हम नेचर को सेव करेंगे तो हम अपने आप को सेव करेंगे। जैसे कि अर्थ विल सर्वाइव, हम रहें ना रहें पृथ्वी चलती रहेगी। पृथ्वी अपनी धुरी पर वैसे ही घूमेगी जैसे पहले घूमती थी। द कंडीशंस चेंज होती हैं तो जो स्पीसीज़ हैं जो वहाँ पे सर्वाइव कर रही हैं और रह रही हैं, दे बिकम एक्सटिंक्ट। अगर हम मतलब पॉल्यूशन ऐसे ही इंक्रीज़ करते रहेंगे, CO2 लेवल बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ह्यूमन सर्वाइवल
पॉसिबल नहीं रहेगा। तो जिसकी वजह से हमको ये बोलना चाहिए कि सेव ह्यूमन बाय सेविंग द नेचर। सो वी हैव टू सेव नेचर। आप अपने तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं तो आप एक पेड़ ही लगा सकते हैं, प्लांट अ ट्री, और उसको आप रोज़ नहीं तो 2 4 5 दिन में उसमें आप पानी लगाते रहिए, बस। इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए ही नहीं है। उसकी थोड़ी सी देख रेख करते रहिए, जगह प्रोवाइड कर दो जहाँ पे आप पेड़ लगाओ, और कभी कभी उसमें पानी डाल दो। और आप देखेंगे जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा कि आपको लगेगा, अचीवमेंट लगेगी कि हाँ ये मैंने लगाया है, ये पेड़ मैंने लगाया है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वी हैव टू सेव नेचर। पेड़ों से ही छाँव रहेगी, जिससे जो अब अर्थ का जो टेम्परेचर लेवल है मेंटेन रहेगा। सो सेव नेचर और सेव ह्यूमन बाय सेविंग अर्थ। बैक टू द टॉपिक। ठीक है, तो हमने कुछ फेवरेबल कंडीशंस देख ली कोरल रीफ्स की। अब देखते हैं कि ये कोरल रीफ्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से है। जैसे ये मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कोरल रीफ डिस्ट्रीब्यूशन कि जो कोरल रीफ्स हैं दे आर टिपिकली फाउंड बिटवीन दिस लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड है 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में ही कोरल रीफ्स आपको देखने के मिलती हैं, बिकॉज ऑफ देयर फेवरेबल कंडीशंस जो हमने देख चुके हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ दिख रहा है, पहले इसको क्लियर करें। तो आपको सबसे ज़्यादा जो कोरल रीफ मिल रही है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, इस जगह साउथ एशियन रीजन में और साउथ पैसिफिक रीजन में जो कोरल रीफ्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरल रीफ्स हैं। तो ये डॉट्स, दीज डॉट्स आर सिंबलाइजिंग कोरल रीफ्स। देन ये जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच के पार्ट में भी हम कोरल रीफ्स देखते हैं, अटलांटिक ओशियन। देन नियर मेडागास्कर अफ्रीका, यहाँ भी हमें कोरल रीफ्स देखने को मिलती। देन इन दिस रेड सी, ये जो लाल सागर है, यहाँ पे भी हमें कोरल रीफ्स देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे हमको कोरल रीफ्स देखने को मिल रही है। और इंडिया के जो कोस्ट है, कोस्ट लाइन है, उस पे कोरल रीफ्स देखने को मिल रही हैं। तो यही है। और ऑस्ट्रेलिया के पास आप देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी कोरल रीफ है ऑन द अर्थ, इट इज़ ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। सो देखते हैं कोरल रीफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें कोरल रीफ्स देखने को मिलती हैं कहाँ कहाँ। पहला इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में हम देख सकते हैं, अब इंडो पैसिफिक रीजन में क्या क्या आता है। इंडो पैसिफिक रीजन, दिस ऑल रीजन इज इंडो पैसिफिक रीजन, यहाँ में हम देखने को मिल रही है। दिस एरिया boasts the highest diversity of coral reefs, stretching from Red Sea across the Indian Ocean to the Pacific Ocean, Red Sea से Pacific Ocean तक, including Great Barrier Reef in Australia, जो Great Barrier Reef है ऑस्ट्रेलिया में, the Coral Triangle, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड, टिमोर लेस्टे, यहाँ पे कोरल ट्रायंगल है। देखा है आपको कोरल ट्रायंगल, दिस इज कोरल ट्रायंगल, ये कोरल ट्रायंगल है। एंड द रेस्ट ऑफ पैसिफिक आइलैंड्स, तो ये इंडो पैसिफिक रीजन में आपने देख लिया कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। रेड सी, इंडियन ओशन से लेके पैसिफिक ओशन तक, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, कोरल ट्रायंगल ऑफ मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड, टिमोर लेस्टे एंड रेस्ट ऑफ पैसिफिक आइलैंड्स। वेस्टर्न अटलांटिक एंड कैरिबियन सी में मिलती है। कोरल रीफ्स आर फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा कोस्ट के पास, गल्फ ऑफ मैक्सिको, द कैरिबियन सी, द अटलांटिक कोस्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, इंक्लूडिंग नोटेबल लोकेशंस लाइक मेसो अमेरिकन रीफ सिस्टम। तो ये कहाँ है, ये यहाँ पे इस रीजन में गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैलिफोर्नियन रीजन्स, यहाँ पे हमें कोरल रीफ्स देखने को मिलती हैं। रेड सी, लाल सागर में हमने देखा कोरल रीफ्स हैं। कोरल रीफ्स एग्जिस्ट अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ रेड सी, नोन फॉर देयर यूनिक एंड डाइवर्स मराइन लाइफ। ठीक है,
और वेस्टर्न इंडियन ओशियन में देखती हैं। रीफ्स आर प्रेजेंट अलोंग ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला एंड एडजेसेंट आइलैंड्स। वेस्टर्न इंडियन ओशन यहाँ पे अफ्रीका एरिया में दीज ऑल रीजन्स है ना, here we form the coral reefs in western Indian Ocean, Arabian Peninsula. Coral Sea and South Pacific में includes reefs of Fiji, New Caledonia, Vanuatu and other South Pacific island है ना। ईस्टर्न पैसिफिक में, साउथ पैसिफिक ओशियन में मिलती हैं। कोरल रीफ्स आर लेस एक्सटेंसिव इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक में ज़्यादा कोरल रीफ्स नहीं मिलती हैं, बट कैन बी फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका इंक्लूडिंग गैलापागोस आइलैंड वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। द रीजन वेरी इन टर्म्स ऑफ कोरल स्पीसीज कंपोजिशन, रीफ स्ट्रक्चर्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, बट दे कलेक्टिवली रिप्रेजेंट द मेजर कोरल रीफ इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। तो ये कुछ कोरल रीफ के डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आते हैं कि कोरल रीफ्स कितने टाइप की रहती हैं। There are basically 3 type of coral reefs: fringing reef, barrier reef and atoll. फ्रिंजिंग रीफ वो रीफ होती हैं जो मतलब जो आइलैंड्स हैं उसके जो मतलब एक्सटीरियर और बाउंड्रीज से लगी हुई रीफ्स, ये दीज आर फ्रिंजिंग रीफ, ये जो आइलैंड से टच्ड है। बैरियर रीफ्स वो रीफ्स होती हैं आइलैंड्स जैसे सबमर्ज्ड आइलैंड है, कुछ पार्ट आइलैंड का आइलैंड से कुछ दूरी पे ऊंचाई पे है, जिसके अलोंग ये रीफ्स बन जाती हैं। ये जो आइलैंड्स हैं उससे थोड़ी दूर रहती हैं, दीज आर बैरियर रीफ। और तीसरी है अटोल। अटोल है मतलब वो सबमर्ज्ड आइलैंड, बट जो सबमर्ज्ड आइलैंड है इसका कुछ पार्ट जो बाहर है जिसके अराउंड रीफ बनती हैं, दिस इज़ नोन एज अटोल। डायग्राम बना देते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग को समझिए। जैसे ये है कोस्ट अब, और ये आ गया सी, पानी पड़ दें। अब सबसे पहले थी फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ है जैसे ये कोस्ट है, कोस्ट से सटी हुई, दिस इज फ्रिंजिंग रीफ। अब दूसरी कौन सी थी आपने बताई, दूसरी थी बैरियर रीफ। बैरियर रीफ आप समझ सकते हैं कि ये पानी में, दिस इज बैरियर रीफ, जो आइलैंड से थोड़ी सी दूरी पर। और अटोल आप समझ सकते हैं कि ये पूरा ओशन है, वो ओशन के बीच में कोई सबमर्ज्ड आइलैंड का पार्ट है, एंड दिस इज रीफ, ये हमारी अटोल है, ये जो कोरल रीफ है, दिस इज अटोल। There are mainly 3 types of coral reefs. Fringing reefs. These reefs grow directly from the shorelines of continents. Continents की shoreline है, उससे ये directly ये जो fringing reef है वो grow करने लगती हैं। तो they are the most common type of reefs and often form shallow lagoons. ये fringing reef most common type of reef है। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके जो कोस्ट लाइन से सटी हुई जो कोरल रीफ्स हमें मिलती हैं, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फ्रिंजिंग रीफ्स, है ना। फ्रिंजिंग रीफ्स आर फाउंड क्लोज टू द कोस्ट एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम लैंड बाय नैरो शैलो चैनल्स। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा शैलो जो चैनल है उससे सेपरेटेड रहती हैं। सो दीज आर फ्रिंजिंग रीफ। बैरियर रीफ्स, बैरियर रीफ्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द शोर लाइन, शोर लाइन से थोड़ा सेपरेटेड रहती हैं इन बाय अ डीपर लगून्स। यहाँ पे जो लगून होता है बिटवीन द कोस्ट लाइन एंड द रीफ इज डीप और चैनल्स, दे टिपिकली फॉर्म पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन के ये टिपिकली पैरेलल होती हैं बट आर फार्दर ऑफ शोर, बट कोस्ट लाइन से थोड़ा सा दूरी पे compared to fringing reefs. The Great Barrier Reef in Australia is the largest and most famous example of barrier reef. जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, हम पिक्चर में देखेंगे जैसे ये ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया से, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ बैरियर रीफ। ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स है उससे थोड़ी दूरी पर है। जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी सी दूरी पर,
Atolls. Atolls are the circular or horseshoe-shaped reefs that encircle a central lagoon. They are usually found in open ocean and are result of coral growth का result है ये atoll. Around the rim of submerged volcanic island, मतलब submerged volcanic island है उसके rim और circular जो एरिया है वहाँ पे ये जो रीफ्स डेवलप्ड हुए हैं, these are atolls. Over time, as the island erodes or subsides, the coral continues to grow upward, forming a ring-shaped reef. The Maldives and Marshall Islands ये atolls की एग्जाम्पल हैं. आपको पता है ये कोरल्स जो हैं फॉर्म होती हैं वो हज़ारों सालों में फॉर्म हो. मैंने आपको क्लास स्टार्टिंग थी तभी बोला था कि कोरल रीफ्स आर मेगा बिल्डर्स, कोरल मेगा बिल्डर्स होती हैं. और ये जो कोरल रीफ्स होती हैं दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, क्रिएटिंग अ कॉलोनीज, और कॉलोनीज बना देती हैं. और जब ये कॉलोनीज एक दूसरे से मिल जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, देन दे फॉर्म द रीफ विच इज़ 100 to thousands of kilometers long. And these reefs are formed in hundreds of thousand years. 100 से हज़ारों सालों में ये रीफ फॉर्म होती हैं. इसमें क्या होता है कि कैल्शियम डिपॉजिट होता है बेसिकली कोरल रीफ्स. एक कैल्शियम की लेयर बनी, फिर उसके ऊपर एक और बनी, फिर और बनी, फिर और बनी, ऐसे धीरे धीरे करके ये रीफ्स बनती हैं. और these coral reefs can provide picture of the past as they grow in thousands of years. तो when scientists study these layers of the coral reefs की layers को जब scientists study करते हैं तो वो जो टेम्परेचर वेरिएशंस हुआ है इन 100 हज़ारों सालों में, तो वो उसके बारे में जान सकते हैं. तो कोरल रीफ्स हमें प्रोवाइड करती है इमेज ऑफ द पास्ट. तो ये साइंटिफिक डिस्कवरीज में भी मदद करती है ना. अब देखते हैं कोरल ब्लीचिंग को. कोरल ब्लीचिंग इज अ फिनोमेना व्हेन कोरल्स लॉस देयर वाइब्रेंट कलर ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी कॉल्ड एज ज़ूज़ेन्थेले. जब कोरल मतलब स्ट्रेस्ड कंडीशंस में आती हैं, जब वो उसकी फेवरेबल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, पोल्यूशन, टेम्परेचर इंक्रीज या किसी भी रीज़न की वजह से, तो जो कोरल क्या करती है, कोरल पॉलिप जो उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो एल्गी रह रहा होता है जिसको हम ज़ूज़ेन्थेले बोलते हैं, उसको एक्सपेल करने लगती है, बाहर एक्सपेल करने लगती है, जिसकी वजह से जो फर्दर स्ट्रेसफुल कंडीशंस आती हैं और कोरल्स टर्न कम्प्लीटली वाइट. दीज एल्गे प्रोवाइड्स कोरल विच मच ऑफ देयर एनर्जी. और जो कोरल में जो एल्गे है वो ही फोटोसिंथेसिस करता है. कोरल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दीज एल्गे प्रोवाइड energy to the corals through photosynthesis and contribute to their vibrant color. Bleaching occurs when corals are stressed by environmental changes. Environmental changes की वजह से bleaching हो सकती है. And coral bleaching is today a point of contentions. Various scientists various method को use कर रहे हैं जिससे to prevent the coral bleaching. Environmental changes such as increased water temperature, pollution और change in water chemistry, example ocean acidification से भी coral bleaching होती है. When corals are stressed, they expel zooxanthellae from their tissues, causing them to turn pale or white, hence the term bleaching. Without the algae, corals lose their main source of energy and become more susceptible to diseases and mortality. जैसे जैसे ये मतलब ये एल्गे को अपना छोड़ देते हैं तो दे बिकम ससेप्टेबल टू डिसीजेज, टर्निंग वाइट, खाना नहीं मिल रहा है इनको, एनर्जी नहीं मिल रही है, तो फर्दर एक्सीलेटिंग देयर डेथ प्रोसेस. मतलब एकदम से कोरल जो मतलब ज़ूज़ेन्थेले के एक्सपेल्शन से कोरल मर नहीं जाती, बट इट टेक्स टाइम, इट एक्सकेलेट द प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग. ऑल्दो कोरल्स can recover from mild bleaching event if conditions improve. तो जो थोड़ा बहुत bleaching है इससे they can recover. Severe or prolonged bleaching can lead to widespread coral death and ecosystem degradation.
अब जैसे कोरल ब्लीचिंग होगी तो इकोसिस्टम डिग्रेड होगा, फिशेस मर जाएंगी, फिशेस को ये कोरल हैबिटेट प्रोवाइड करेगी जिससे पानी और गंदा होगा, ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ेगा, तो जो मराइन लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी बिकॉज ऑफ द कोरल ब्लीचिंग, है ना। कोरल ब्लीचिंग इज अ सिग्निफिकेंट कंसर्न फॉर मराइन इकोसिस्टम्स वर्ल्ड वाइड as it threatens the biodiversity and resilience of coral reef ecosystem, है ना, which supports a vast area of marine life and provide ecosystem services for coastal communities। ये मराइन लाइफ को सपोर्ट्स करती है, मराइन लाइफ को सपोर्ट करने की वजह से जो कोस्टल कम्युनिटीज़ है उनको एक इकोसिस्टम लिवलीहुड, दे डिपेंड ऑन दीज कोरल्स रीफ फॉर द फिशेस। There are efforts to mitigate coral bleaching include reducing greenhouse gas emissions को reduce कर सकते हैं जिससे ocean acidification नहीं होगा, improving water quality and establishing marine protected areas to reduce other stressors on coral reefs। तो various steps उठाए जा रहे हैं coral bleaching को रोकने के लिए। आप भी environment को बचाइए, क्योंकि अगर environment है तो हम है, नहीं है तो thank you guys, this is for today's class. I hope the lecture is productive for you. Keep supporting Brainiac IAS.